हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। पिछले पार्ट 3 तक हमने अनुसूचियाँ की थी। भारत की 7वें अनुसूची में कौन क्या है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब हमने कवर किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। हम लोग जब भारतीय नागरिकता कोई प्राप्त करता है उसके हेतु 5 प्रकार, 5 स्टेप करना रहता है। फर्स्ट, जन्म से जो है उसको नागरिकता प्राप्त होता है। वंशाधिकार द्वारा प्राप्त होता है। पंजीकरण द्वारा प्राप्त होता है। देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा प्राप्त होता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करती है? तो एकल नागरिकता प्राप्त करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। ये 3 देश के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। कौन से अधिनियम के तहत? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये तीनों हम लोग के पड़ोसी देश ही हैं, तो ये तीनों को मिला है अधिकार। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जा सकती है? तो किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। 3 तरह से हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। अगर हम भारत से बाहर कहीं देश में जाते हैं तो 7 वर्ष तक अगर वहाँ लगातार रह जाएंगे तो हमारा भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कुछ हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय से नागरिकता है, तो अनुच्छेद 5 में। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। जो मतलब अब बाहर में चला गया, अमेरिका कहीं भी गया हो तो वो अपना वहाँ का ही नागरिकता मान लिया है तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संसद कानून जब भी बनाए, जैसे कि 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत का नागरिकता देने का अधिकार है, तो वो भी नियम बना तो किस अनुच्छेद के तहत बना? 11 अनुच्छेद के तहत। ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। याद रखना है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। यानी कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, बट अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। जो मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता? कृषि भूमि, मतलब यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। अब चल देखते हैं NRI, PIO तथा OCI कार्ड धारक में तुलना। ये तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? आगे हम लोग पढ़ते हैं तुलना। NRI परिभाषा, भारतीय नागरिकता जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, उसको बोलते हैं NRI।
PIO किसको बोलते हैं? स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है एवं वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है, उसको बोलते हैं PIO। अब OCI विदेशी भारतीय नागरिक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक का धारक हो तथा नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। हमारा नागरिक अधिनियम 1955 के तहत बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम लोग आगे उसको कवर करेंगे। तो वो भी है भारतीय मतलब वो आता है OCI के अंतर्गत, विदेशी भारतीय नागरिक के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता, ये भारतीय नागरिक ही है कि अर्हता, वो NRI। और जो PIO होते हैं भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और जो OCI होते हैं संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकता है। प्राप्त होने से लाभ क्या क्या है देखते हैं। सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त है वो NRI को मिलते हैं और PIO को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और OCI को एक FRRO व FRO वाले भारत लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए मिलता है। वीजा NRI को नहीं मिलेगा, PIO को मिलेगा। OCI को जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं और मताधिकार दे दिया गया है। NRI को दिया गया है, PIO को नहीं दिया गया है, OCI को नहीं दिया गया है। अब आगे नोट पॉइंट है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ये हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम लोग का क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जल्दी कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत हम लोग को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। और भाग कितने में? 3 में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किस से प्रदान की गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से प्राप्त की गई है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में? तो हम लोग पढ़ लिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 के अनुच्छेदों में है, समानता के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 ही समता समानता, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन एक विशेष उसमें के अंतर्गत आता है समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी किसके अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 14 में आता है। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 15 में मूल रूप से जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ये सब भी उसी के अंतर्गत आता है। समानता के अधिकार 14 से 18 उसी के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 14 से 16 समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 14 से 16। और हमारे प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 14 से 16 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिक को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16 के 2 सभी अवसरों में समानता की गारंटी प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। हम दोनों को मूल, जो विदेश से आए हैं उनको क्या अधिकार मिला है, जो हम लोग हैं उन लोगों को क्या अधिकार मिला है। चलिए पढ़ते हैं। 1 नंबर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 किनको मिला है? केवल भारतीय नागरिकों।
और विदेशी या भारतीय नागरिकों को मूलाधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत मिला है। हम लोग पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इधर का कंप्लीट करेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के तहत हम लोग को मिला है, जो भारत में के नागरिक है, मूल अधिकार। तीसरा नंबर है वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। 1 नंबर है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1A के तहत। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 के तहत मिला हुआ है लोगों को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी परिभाषित नहीं है। अनटचेबिलिटी निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने एक दंडनीय अपराध, अगर इसको कोई बढ़ावा देता है तो अधिनियम बना था इसके तहत 1955 में कि अगर कोई छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसके तहत उसका एक अलग से ही दंडनीय अपराध बनाया गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया? अनुच्छेद 19 में किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के ए में। और किसी भी जब फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अनुच्छेद 19 में, लेकिन फ्रीडम टू प्रेस है अनुच्छेद 19 के ए में। ये दोनों याद रखना है। एक नोट पॉइंट है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। हम लोग याद रखेंगे आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। वाक अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में ही 6 स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। देखते हैं कौन कौन है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ए। कहीं भी राइट टू फ्रीडम टू इक्वलिटी, कहीं भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं। फ्रीडम टू स्पीच, कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, जहाँ चाहे मन वहाँ सभा कर सकते हैं। देखते ही होंगे आप लोग लीडर जहाँ मन तहाँ सभा करते रहते हैं। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? 19 के 1 के ए के तहत, ठीक है। और 19 के बी में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, मतलब हम लोग हथियार नहीं रखेंगे और आराम से सम्मेलन करेंगे, तो अनुच्छेद 19 के बी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के डी में है। भारत में के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ई में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के जी में है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन कौन? बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा का, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो अनुच्छेद 32 में है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जो है उसको। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में। इसी केस के तहत हम लोग मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो अनुच्छेद 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो एक अधिनियम बना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक, इसके तहत हम लोग किसी भी सूचना का अधिकार के तहत हम लोग किसी भी देश में कोई भी पॉलिटिकल या रक्षा संबंधी हम लोग जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। बहुत ही फॉर्मेलिटी है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किए गए हैं? अनुच्छेद 15 के 6 तथा अनुच्छेद 16 के 6 में। 15 के 6 तथा 16 के 6 अनुच्छेद के तहत EWS जो 10% आरक्षण प्रदान किया गया जनरल कैटेगरी के लिए, तो वही है अनुच्छेद 16 के 6 तथा 15 के 6 तथा 16 के 6 के तहत किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 300 के ए में से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 300 के ए में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। जो हम लोग पढ़े थे NRI ये सब पढ़े थे उन लोग को मिला हुआ है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये सब नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 352 के अनुच्छेद के तहत लगता है, लेकिन उसमें भी हम लोग का जो मूल अधिकार है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये दोनों अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, बाकी सारे अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 में पारित किया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक जगह लिखा हुआ है मूल अधिकार हमारे कौन से और किस अनुच्छेद में आते हैं, तो याद रखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के तहत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। एक नोट पॉइंट है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, जो उसमें दिया हुआ अनुच्छेद जो हम लोग पढ़े हुए अभी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, तो उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? DPSP जो शामिल किया गया उसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना DPSP का मुख्य उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है।
नीति निर्देशक सिद्धांत किस योग्य नहीं है? वाद्य योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कथन किसका है? तो केडी शाह का। अब हम लोग पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के क में है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। अनुच्छेद 39 के अंग में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोमानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 के क में औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों का भी भाग लेना। अनुच्छेद 43 के क में है। 43 के ख में सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 के तहत है। अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के वृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को वध पर प्रतिबंध एवं उनके नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 में के काम में होगा 48 में यह कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 के काम में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व नैतिक व राजनीतिक मतलब इसको मान्यता प्राप्त किया गया है। मूल अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।